नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 300। नैनीताल में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा। कल से अब तक जिले में 87 मामले सामने आए। दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासियों पर प्रशासन की नजर। देहरादून में IGIS ऐप के जरिए होम क्वारंटीन लोगों की हो रही निगरानी। ऐप से मिल रही लोकेशन की जानकारी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कल से शुरू हो रही घरेलू हवाई सेवा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट में तैयारियां पूरी। देहरादून से दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी, हैदराबाद, बेंगलुरु और पंतनगर के लिए उड़ानें। और मनरेगा योजना के तहत चमोली जिले में हुआ बेहतरीन काम। जिले में मनरेगा के तहत 72,000 से ज्यादा जॉब कार्ड धारक पंजीकृत। 501 गांव में योजना संचालित। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 300 पहुंच गई है। आज 55 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 32 मामले नैनीताल जिले से हैं। इसके अलावा देहरादून में 7, अल्मोड़ा में 5, चमोली और टिहरी में 3, बागेश्वर में 2, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर जिलों में 1-1 मामला सामने आया है। इससे पहले कल दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे के बीच 72 मामले बढ़े। इनमें नैनीताल में 55, देहरादून में 8, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में 3, पौड़ी में 2 और हरिद्वार में 1 व्यक्ति शामिल है। अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये सभी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे, लेकिन उनकी मृत्यु अन्य कारणों से हुई है। नैनीताल जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लालकुआ रेलवे स्टेशन में मुंबई से आने वाली ट्रेन के यात्रियों में से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में कल से आज तक 87 मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि हॉटस्पॉट जोन से आने वाले लोगों के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने अधिकारियों के साथ कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के लिए बनाए गए स्टेजिंग एरिया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों को स्वच्छ, ठंडा पेयजल और ताजा भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में प्रवासियों की वापसी से प्रदेश कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन उनकी निगरानी पर ज्यादा जोर दे रहा है। इसी को लेकर देहरादून में स्मार्ट सिटी के लिए तैयार किए गए कंट्रोल रूम को पूरी तरह से कोविड-19 के लिए समर्पित कर दिया गया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए अत्याधुनिक CCTV कैमरों की मदद से पूरे शहर और सभी अस्पतालों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही होम क्वारंटीन लोगों पर भी ऐप के जरिए नजर रखी जा रही है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि IGIS ऐप के माध्यम से ऐसे लोगों की लोकेशंस पर नजर रखी जाती है। इस ऐप से सिर्फ लोकेशन देखी जाती है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, जो लोग हमारे यहाँ बॉर्डर पर आते हैं उनके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और उस ऐप से हमें उनकी लोकेशन पता चलती है और जो हमारा स्मार्ट सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उससे हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। 150 मीटर्स के दायरे से जो भी बाहर जाता है उसको जो है हम फिर उसकी मैसेज जनरेट होती है और वो मैसेज जनरेट होने के बाद उसको हम कंटिन्यूअसली पुलिस को भेजते रहते हैं और पुलिस उसके हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित करती है। इससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं उन पे अगर 30 मिनट से ज़्यादा अगर मोबाइल अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती तो उसमें भी मैसेज जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से जो होम क्वारंटीन किए गए लोग हैं हम उनको मॉनिटर करते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ जो है ऐप है और इससे आपके मोबाइल डेटा के अंदर कोई चीज़ है तो उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। बस इससे हम आपकी एक जियो लोकेशन है वो लोकेशन हम लेते हैं और जब आपका क्वारंटीन टाइम 14 दिन का समाप्त होता है उसके बाद वो ऐप को डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा आशा कार्यकर्तियों के द्वारा सामुदायिक निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से भी घर घर जाकर लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली जाती है।
देखिए, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर हैं, जिसको हम ग्रास रूट लेवल के हमारे वर्कर हैं, ये भी घर घर जा करके कम्युनिटी सर्वेलांस कर रहे हैं, खास करके कंटेनमेंट जोन और जो हमारा बफर जोन है उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं और जिनके पास अपना स्मार्ट मोबाइल नहीं है, जो ये ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, उनको भी जो है आशा और आंगनवाड़ी वर्कर ही उनके ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड साबित हो रहा है कंटेनमेंट के लिए डिजीज़ के। और ऐसे जितने लोग हैं जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब शिकायतें रहती हैं, उनकी रिपोर्ट डेली आती है और उसके बाद डॉक्टर्स जो है उनको अटेंड करते हैं। आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। हम क्षेत्र में जाके बता रहे हैं कि ये भाई एक दिन में 5-6 बार हाथों को धोना है। बाहर से जैसे आ रहे हैं तो एकदम से वो कपड़े उतार के और दूसरे कपड़ों को इस्तेमाल करके और ये साबुन से खूब झाग बना के हाथों को धो धा के। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कल से घरेलू हवाई सेवा शुरू हो रही है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट घरेलू उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट पर सीमित संख्या के साथ विमान सेवा शुरू होगी। इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर सभी तरह के एहतियात भी बरते जाएंगे। एयरपोर्ट की पार्किंग के साथ ही टनल बिल्डिंग, आने जाने के गेट और टिकट काउंटर को सैनिटाइज किया जा रहा है। एयरपोर्ट के निदेशक डीके गौतम ने बताया कि यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो अभी नए जो हमारे नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजेशन की, डिसइंफेक्शन की, उन सबको पूरा करने के लिए हमने सारी तैयारियां एयरपोर्ट पर कर ली हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है पैसेंजर्स की कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग, यानी कि किसी पैसेंजर का जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे आएंगे तो किसी से फेस टू फेस इनका इंटरेक्शन ही होगा। अगर कहीं ऐसा होता तो वहाँ बीच में कोई ना कोई हमने इस तरह से सीट के पार्टीशंस दिए हैं कि कोई भी आपस में कांटेक्ट नहीं होगा। हमने जगह जगह पे डिस्पेंसर्स लगा दिए हैं, उनसे जो है सारा उसको पैसेंजर यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सारी तैयारियां हमारी जो भारत सरकार के दिशा निर्देश उस हिसाब से पूरी कर ली हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी, हैदराबाद, बेंगलुरु और पंतनगर के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। केंद्र सरकार ने घरेलू हवाई सेवा यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। जिन यात्रियों में लक्षण नहीं हैं उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप के जरिए या स्वघोषणा पत्र भर के अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वो 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे और लक्षण मिलने पर जिलाधिकारी को सूचित करेंगे। अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया जाएगा। जिन लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें होम क्वारंटीन या संस्थागत क्वारंटीन का विकल्प दिया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया जाएगा, जहां उन्हें 7 दिनों तक आइसोलेशन पर रहना होगा। पॉजिटिव आने पर आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक इलाज किया जाएगा। घरेलू उड़ान सेवा के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। प्रदेश में रविनाथ रमन और संजय गुंजियाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि घरेलू उड़ान से आने वाले यात्रियों को होटलों में क्वारंटीन किया जाएगा, जिसका खर्चा उन्हें वहन करना होगा। हवाई सेवा के जरिए यात्रा करने के इच्छुक लोगों को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य सरकार के द्वारा भी एसओपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें मुख्य बात ये होगी कि जो व्यक्ति आएंगे उनको हम क्वारंटीन में रखेंगे, जिस प्रकार से अन्य माध्यमों से जो यात्री आ रहे हैं उनको हम क्वारंटीन की व्यवस्था करते हैं। इस केस में हम उन्हें कोई होटल में भी उनके रुकने की व्यवस्था करेंगे, जिसका भुगतान संबंधित व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन स्वयं को क्वारंटीन किसी होटल में पेड व्यवस्था में नहीं करना चाहते तो हमारे पास जो अन्य व्यवस्था है उसके तहत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। बागेश्वर जिले में लौटे प्रवासियों में से अधिकतर कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। 14 दिनों का क्वारंटीन पूरा करने के बाद कई युवा खेतीबाड़ी में जुट गए हैं। कपकोट तहसील का श्यामा क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ की सब्जियां जिला मुख्यालय के अलावा हल्द्वानी मंडल तक पहुँचती हैं। दूसरे राज्यों से लौटे इस क्षेत्र के युवा अब कृषि में ही किस्मत आजमा रहे हैं।
लॉकडाउन के चलते मैं कहीं बाहर से जोशीमठ में रहता था, तो कहीं इधर उधर जाने का साधन नहीं, कुछ नहीं, तो ये खेती बाड़ी में आलू की मिट्टी चढ़ा रहे, तो बाकी कोई काम धंधा है नहीं, तो खेती बाड़ी में बिजी है। महानगरों से गांव को लौट रहे युवाओं से उनके परिजन भी खुश हैं। उन्होंने उम्मीद है कि ज्यादा लोग खेती में जुटेंगे तो फसल भी अच्छी होगी। इस टाइम पर जो है हमारे यहाँ काफ़ी आलू की फसल ठीक है। थोड़ा ओलावृष्टि से हमको इसकी क्षति हो रही है, लेकिन फिर भी फसल ठीक होती है। और हमारे यहाँ ये आलू जो है हमारे यहाँ से हल्द्वानी मंडी बिकता है और बागेश्वर लोकल भी बिकता है। ये जो पहाड़ का जो हमारा लंबा आलू है, लंबे साइज का आलू है। और इस टाइम पर ये आलू की खेती इसलिए भी और बढ़िया हो गई कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो विदेश ये क्या कहते हैं अन्य राज्यों से जो भाई बच्चे लोग जो घर आए हैं, ये भी जो है इस कृषि में लगे हुए हैं और इसलिए भी ये फसल जरा सा और भी ठीक होने की आशा है। जिला प्रशासन भी प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिससे पलायन पर अंकुश लग सके। तो सब्जी की खेती है अगर हम बात करें, या जो फलों की खेती है, उसमें काफ़ी स्कोप है बागेश्वर जनपद में। यदि ऊपर हम बात करें तो सामा वगैरह में बहुत अच्छी सब्जी होती है, इधर लौबाज में बहुत अच्छा खेती होती है, गरुड़ जो हमारी वैली है, तो उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी से जोड़ें और उसकी, क्योंकि मार्केटिंग की भी कोई समस्या नहीं होती सब्जियों में, और फलों में भी काफ़ी सारे ग्रोथ सेंटर खुले हैं, तो फल की तरफ उनको जोड़ें। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, ऐसी रिपोर्टिंग भी है कि बहुत सारे लोगों के खेत छूटे भी रहते हैं, तो आकर के वो खेतों में भी काम करने में इंटरेस्टेड है। वहीं जिले के शामाल, लिती और बड़ी पनियाली के किसानों को सामूहिक विपणन से बेहतर बाजार मिला है। इन्हीं प्रयासों से पिछले साल इस क्षेत्र में आलू का 26 टन उत्पादन हुआ था। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद गांव लौटे उच्च शिक्षित युवा भी खेती करने में जुट गए हैं। टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड के सेमल्थ गांव निवासी अरुण प्रकाश गांव में अदरक की खेती कर रहे हैं। अरुण प्रकाश सीड साइंस टेक्नोलॉजी से MSc करने के बाद प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने देहरादून गए थे। लॉकडाउन के चलते वह अपने गाँव लौटे तो वर्षों खेती की तरफ उनकी निगाह गई। उन्होंने अपने परिजनों से सलाह कर इसमें अदरक की खेती करने का मन बनाया। उन्होंने श्रमिकों की मदद से इस बंजर पड़े खेतों में काम करना शुरू किया और लगभग 30 नाली से ज़्यादा खेतों पर अदरक लगाने का काम शुरू कर दिया। अरुण कहते हैं कि वे जैविक खेती करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अदरक की खेती यहाँ के ढालदार खेतों पर अच्छी उपज दे सकती है। इसके लिए सभी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके सुखाने के बाद इसे लगाने का काम शुरू किया है। साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कुछ नई रिसर्च के साथ हम इस काम को करें तो सही रहेगा या गलत, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो। तो मैंने शुरुआत करी इस चीज़ की। तो सबसे पहले हमने जिंजर, जो अदरक जिसे आप कहते हैं, उसकी खेती शुरू करी है। खेत में जो जगह बचती है उसमें हमने एक तो बड़े पेड़ लगा दिए हैं बागवानी के फलदार, जिससे कि फल की मिलते हैं हमें, और उसके बाद बची हुई ज़मीन पे हमने कोई और फसल लगा दी है सीजन के हिसाब से। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शशि कमल कहते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं की रुचि वैज्ञानिक तरीके से खेती की तरफ बढ़ रही है, तो ये उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत है। बीजों को उपचारित कर बोए जाने से इसका उत्पादन 10% बढ़ जाता है। बाहर से लोग आ रहे हैं, वो एक तो बाहर से देख के सारी चीजें यहाँ आ रही हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से होगा। दूसरा, वो पढ़ा लिखा मास है, वो समझेगा कि खेती को वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें। जैसे अगर वो जैविक खेती करना चाहते हैं तो जो गोबर का हम जो प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद का, तो वो एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, जिससे भूमि का जो क्षरण है वो भी कम होता है। पशुपालन से आजीविका चला रही ग्रामीण कुसुमा देवी ने बताया कि इन्होंने खेती के लिए जो गोबर की खाद खरीदी है उसमें उन्हें फायदा तो हुआ ही है, साथ ही उन्हें रोजगार भी मिला है। रोजगार मिलना हमसे ही, हमारे 3-4 भैंसा चल रखे हैं अपने गाँव में, अपने पेट पालना। जब भैंसा हम लोग वो का मोल बेचता तब फसल पात होंगी, हमसे ही रोजगार दिन रहा है।
चमोली जिले ने मनरेगा योजना के बेहतर संचालन में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में चमोली जिले में बागवानी, उद्यानीकरण, चेक डैम, कृषि के साथ ही विभिन्न कार्यों में लक्ष्य के सापेक्ष अधिक काम किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने बताया कि मनरेगा के कार्यों के तहत पहले 182 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते थे, जो अब बढ़ाकर 201 रुपये कर दी गई है। मौजूदा समय में 501 गांव में मनरेगा योजना संचालित की जा रही है। तो इसमें जो हमारे श्रमिक हैं वो करीब 72,000 के आसपास श्रमिक हैं और जो मैंडेज हमें जनरेट करने थे, हमें 23 लाख के आसपास मैंडेज जनरेट करने का टारगेट दिया गया था। उसके सापेक्ष हमने 26 लाख मैंडेज पूरे जनपद में वर्ष 1920 की कार्य योजना में पूर्ण किए हैं और जनपद ने 111% अपना टारगेट के विरुद्ध अचीव किया और पूरे राज्य में हमारा जनपद प्रथम स्थान पर इस दृष्टि से आया है। चमोली जिले में 72,737 जॉब कार्ड धारक पंजीकृत हैं। जिले में वर्ष 2019-20 में 23 लाख जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। जिला प्रशासन की लगातार मॉनिटरिंग और कुशल कार्यप्रणाली के कारण 26 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार मिला। मनरेगा श्रमिकों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी उन्हें काम मिला है और आर्थिक परेशानी नहीं हुई है। कल हमारे यहाँ मनरेगा का कार्ड बनाया हुआ है और आजकल लॉकडाउन में हमारे यहाँ काम भी बिल्कुल सुचारू रूप से चालू है और हमारे ये खाते में पैसे भी आ ही रहे हैं, इसलिए हमें लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 300। नैनीताल में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा। कल से अब तक जिले में 87 मामले सामने आए। दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासियों पर प्रशासन की नजर। देहरादून में IGIS ऐप के जरिए होम क्वारंटीन लोगों की हो रही निगरानी। ऐप से मिल रही लोकेशन की जानकारी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कल से शुरू हो रही घरेलू हवाई सेवा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट में तैयारियां पूरी। देहरादून से दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी, हैदराबाद, बेंगलुरु और पंतनगर के लिए उड़ानें। और मनरेगा योजना के तहत चमोली जिले में हुआ बेहतरीन काम। जिले में मनरेगा के तहत 72,000 से ज्यादा जॉब कार्ड धारक पंजीकृत। 501 गाँव में योजना संचालित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।